हाय एवरीवन, तो आज हम लोग कवर करेंगे टेररिज्म टॉपिक को। ठीक है, टेररिज्म से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हैं उस हर एक डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे कि कवर हो जाए। ठीक है, कंप्लीट ये पेपर 2 का कवरेज जो है यहाँ पे होने वाला है। जो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है सिक्योरिटी से रिलेटेड, इसके बाद वुमेन इशू, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब जो जितना भी पेपर 2 में रिलेटेड हैं सबको यहाँ पे कवर करेंगे। इस क्लास के बाद अगर कोई भी डाउट रह जाता है या फिर किसी भी चीज़ से, चाहे यूट्यूब बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे हर चीज़ का अपडेट जो है मिल जाता है। क्लियर है? इसके पहले हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी का चैप्टर कवर किए हैं, तो उसको एक बार देख लेना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपना टेररिज्म को, और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यही हम लोग समझ लेते हैं कि टेररिज्म होता क्या है, टेररिज्म है क्या। टेररिज्म जो है एक वायलेंटली तरीके से किया गया एक्शन होता है जिससे गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का ट्राई किया जाता है ताकि उसको पॉलिटिकल गेन मिल सके। ये हर डायमेंशन में होता है। ठीक है, तो टेररिज्म का सिंपली मीनिंग यही बोल सकते हो कि अपने पॉलिटिकल गेन के लिए या फिर अपने को अपलिफ्टमेंट करने के लिए क्या है, वायलेंट तरीके से यूज़ किया गया टर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, टेररिज्म देते हैं। अपने आप में, हालांकि अपने आप में जो टेररिज्म है ये वास्ट कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम लोग समझेंगे वन बाय वन। तो एज इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्या लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हो, सेक्शन 113 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 डिफाइन टेररिस्ट एक्ट एज एनी एक्ट विथ इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, security and economic security of India or with intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of people in India or any foreign country। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेररिज्म कहते हैं। अगर इंट्रोडक्शन में इस डेफिनेशन को लिखोगे तो आंसर इन्हेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोट भी किए हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 को, और ये जो एक्ट आया है भारतीय न्याय संहिता ये लेटेस्ट है, तो जब इसको कोट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो अब टेररिज्म समझ आ गया कि क्या है, किसको बोलते हैं टेररिज्म, जो थ्रेटन है देश के रक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, है ना, यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, उसको हम लोग यहाँ पे टेररिज्म टर्म दे रहे हैं। अब टेररिज्म क्या है, तो नक्सलिज्म क्या होता है, फिर लेफ्ट विंग टेररिज्म क्या होता है, ये सब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि टेररिज्म का क्या क्या टाइप होता है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें हर डायमेंशन को कवर करते हुए चलना है, एक ही डायमेंशन को कवर करके छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, टेररिज्म के टाइप को समझ लेते हैं। टेररिज्म टाइप कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर सच एज अ मोटिवेशन, मेथड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द परपेटर। कि जो टेररिज्म को अगर देखोगे तो कई तरीक़े से टेररिज्म हो सकता है। या तो ऐसा टेररिज्म होगा जो मोटिवेटेड होगा कि इस गवर्नमेंट को हमें ओवरथ्रो करना है, मतलब करना है, उसका हर एक जो टेररिज्म होगा उसका डिफरेंट मेथड होगा। जैसे कि सपोज गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना है तो एक ऑर्गेनाइजेशंस का मेथड अलग हो सकता है, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशंस का मेथड क्या है, अलग हो सकता है। सेम कॉन्सेप्ट में उसका स्ट्रक्चर, चाहे इंटरनली स्ट्रक्चर हो, वो पूरा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वह डिफरेंट हो सकता है। दिस इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, जो टाइप्स में समझेंगे वो है इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म हो सकते हैं, रिलीजियस टेररिज्म हो सकता है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो सकता है, आइडियोलॉजिकल बेस्ड जो है टेररिज्म ये भी टेररिज्म का पार्ट है, एक बायो टेररिज्म का पार्ट ये भी है। तो इसको क्या करते हैं, वन बाय वन हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले देखो कि इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म क्या होता है। इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म इज़ अ डेलिबरेटिव वायलेंस। देखो सबसे पहले टेररिज्म नाम सुनोगे तो एक टर्म तो आएगा माइंड में कि ये वायलेंस है, वायलेंटली तरीके से सब चीज़ को करने वाली है। तो वायलेंस भाई, सब नेशन इथनिक ग्रुप टू एडवांस इस कॉर्ड्स लाइक द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट। अब ये मान लो ये ए स्टेट है, ये बी स्टेट है, ए स्टेट ज़्यादा डेवलप है, बी स्टेट जो है वो कम डेवलप है। तो इथनो नेशनलिस्ट क्या बोलते हैं कि नेशनलिज्म के लोग जो आएंगे यहाँ पे बी स्टेट में आएंगे नेशनलिस्ट लोग, और ये लोग क्या है बी स्टेट को उकसाएंगे कि गवर्नमेंट जो है आपके लिए कुछ नहीं कर रही है। ए स्टेट को देखो, इन्होंने क्या है ज़्यादा एडवांसमेंट कर लिया है, तो ये लोग क्या करेंगे कि
बी वाले जो बी स्टेट में लोग हैं उसको उकसाएंगे कि इससे सेपरेट हो जाओ, है ना, इससे सेपरेट हो जाओगे तो अच्छे से एडवांस कर पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, केवल ए स्टेट के ऊपर ध्यान दे रही है। ये जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या है, एक इथनिसिटी यहाँ पे डिफरेंस पैदा होता है यहाँ पे, कि ए में जो इथनिसिटी के लोग हैं या फिर ए में जो भी स्टेट हैं, सॉरी ए में जो भी लोग हैं वो क्या है ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, बी वाले जो है पूरा कम एडवांस होते जा रहे हैं। तो क्या है, एक इथनिक जो है डिवाइड हो जाता है, एक ज़्यादा एडवांस का और एक कम एडवांस के रेस्पेक्ट में। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ले, इंसर्जेंट नागा इथनिक ग्रुप इन द नदर्न ईस्टर्न इंडिया वेंट टू क्रिएट फॉर देयर सेपरेट स्टेट। क्यों? क्योंकि उसका इथनिक अलग है, उसका जो कास्ट अलग है, उसका रिलीजन अलग है। तो हम वो क्या चाहते हैं कि हमें रिलीजन के बेस में अलग स्टेट दे दो, या फिर इथनिक के अपनी एक होता है ना कि कोई भी रिलीजन है तो अपने रिलीजन से क्या करते हैं, ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। तो ये रिलीजन के लोग हैं वो यहाँ पे होना चाहिए, इस रिलीजन के लोग का एक सेपरेट अलग से स्टेट होना चाहिए। समझ रहे हो? तो इस तरीके से क्या है, डिमांड उठने लगते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथनो नेशनलिस्ट टेरिज्म, कि जो इथनिक के ग्रुप हैं वही अपने इथनिक का ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, बाकी के इथनिक जो ग्रुप के लोग हैं उसको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये रहा इथनो नेशनलिस्ट टेरिज्म, प्लस उसके साथ यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो टेररिज्म का टाइप है वो है रिलीजियन टेररिज्म। क्या होता है रिलीजियस टेररिज्म? कि रिलीजियस टेररिज्म हैज़ बिकम द प्रीडोमिनेंट मॉडल फॉर पॉलिटिकल वायलेंस इन वुमेन वर्ल्ड। ये न कि जो पास्ट को देख सकते हो, प्रेजेंट में भी देख सकते हो। चाहे वोट बैंक के लिए रिलीजियस करते हैं, चाहे वोट बैंक के लिए हो, चाहे सेपरेट जो कंट्री का डिमांड होता है, सेपरेट स्टेट का डिमांड होता है, वो सब इसमें क्या है, रिलीजन का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, विच एम टू अचीव रिलीजियस गोल और इस्टाब्लिश अ थियोक्रेसी, कि ये रिलीजन है, अगर रिलीजन ए है तो ए रिलीजन डोमिनेट करेगा बाकी जितना भी छोटे रिलीजन है, बाकी भी रिलीजन उसमें ए रिलीजन डोमिनेट करना चाहिए। इस तरीके से जो टेररिज्म फैलता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिलीजियस टेररिज्म बोलते हैं, कि रिलीजन के बेस में यहाँ पे वायलेंस स्टार्ट कर रहे हैं कि ए रिलीजन है तो ये ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, जैसे कि करंट एग्जांपल लिया जाए तो करंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक अल कायदा यूज अ रिलीजन एज अ ग्राउंड टू स्प्रेड टेररिज्म, है ना। ये क्या है, रिलीजन को बेस बना के टेररिज्म फैलाते हैं कि ये रिलीजन जो है अच्छा नहीं है, इस रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ। इस टाइप से क्या है, पूरा एक टेररिज्म का भय यहाँ पे बनाते हैं। इसको क्या बोलते हो, रिलीजियस टेररिज्म बोलते हैं। फिर आता है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म इज अ यूज ऑफ वायलेंस बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट इट्स पीपल और पीपल ऑफ अनदर कंट्री। देखो, टेररिज्म तो करेगा कोई और, लेकिन उसका जो स्पॉन्सर करने वाले हैं, उसका जो फंडिंग करने वाला है, जितना भी यूज़ होने वाले इक्विपमेंट है वो कहाँ से ट्रांसफ़र होगा, वो गवर्नमेंट के तरफ से ट्रांसफ़र होने वाला है। ठीक है, जितना भी इक्विपमेंट है, जितना भी जरूरी जो इंस्ट्रूमेंट है, सब किसके द्वारा स्पॉन्सर होने वाला है, किसके द्वारा ट्रांसफ़र होने वाला है, वो गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र होने वाला है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इज ऑफ्टन अलेज टू बी एट द फोर फ्रंट ऑफ स्प्रेडिंग टेररिज्म इन इंडिया, कि जितना भी इंडिया में टेररिज्म जो स्प्रेड हो रहे हैं उसका स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं, उसका जो फंडिंग है वो कौन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पाकिस्तान। ऐसे अभी जो है एलिगेशन, ऐसे आरोप लगते हैं पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे खुद समझो, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको क्या चाहिए, सबसे पहले फंड चाहिए। जब फंड रहेगा तभी तो पूरा क्या कर पाएंगे, इक्विपमेंट खरीद पाएंगे, अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट को यूज़ कर सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। कब यूज़ कर सकते हैं, जब उसके पास फंड रहेगा। और फंड कहाँ से आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट की तरफ से फंड आएगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म बोलते हैं। स्टेट के द्वारा ये टेररिज्म स्प्रेड किए जा रहे हैं। ठीक है, फिर आता है आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म। आइडियोलॉजी ओरिएंटेड मतलब क्या, आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म इज ड्राइवन बाई एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजी एम टू रीसेप सोसाइटी, है ना। पूरे सोसाइटी को रीसेप करना चाहते हैं कि अभी का जो आइडियोलॉजी है, जैसे कि ए और बी है यहाँ पे, तो ए का आइडियोलॉजी, बी क्या चाहेंगे कि ए का जो आइडियोलॉजी है वो बहुत प्रिमिटिव है, इसको तो अभी के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे आइडियोलॉजिकल रिसेप्ट करना चाहते हैं सोसाइटी को कि ये जो आइडिया चल रहा है इस सोसाइटी में वो डिफरेंट है, अलग है, ऐसा सोसाइटी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीक़े से क्या है पूरा स्प्लिट कर दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म। ठीक है, इट इंक्लूड बोथ लेफ्ट विंग जिसे मॉइस्ट कंसिडर करते हैं और राइट विंग जिसे फासिस्ट या फिर अल्ट्रा नेशनलिस्ट कंसिडर करते हैं। मूवमेंट यूजिंग वायलेंस टू अचीव गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ये भी एक मेथड होता है जिसे आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म हम लोग कंसिडर करते हैं। फिर आता है लेफ्ट विंग टेररिज्म और दूसरा आता है राइट विंग टेररिज्म। क्योंकि ये जो टर्म है बहुत बार सुनने को मिलेगा, क्योंकि अभी सेक्रेटरी का टॉपिक चल रहा है तो यहाँ पे हर लेक्चर में टर्म यूज़ हो ही सकता है। लेफ्ट विंग टेररिज्म किसको बोलते हैं? दिस इज अ टेररिज्म कैरिड आउट बाय ग्रुप और इंडिविजुअल हु होल्ड एक्सट्रीम राइट विंग व्यू सच एज अ फासिज्म। तो ये लोग क्या हैं कि ज़्यादा ही एक्सट्रीम का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो फासिनिज़म, पहले तो ये समझ लो फासिनिज़म होता क्या है। फासिनिज़म को अगर समझोगे तो ये एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि डिक्टेटरशिप वाला गवर्नमेंट होता है, कि हर चीज़ का जो डिसीज़न होगा वो गवर्नमेंट लेगा, है ना। जितना भी जो भी मास प्रोडक्शन होने वाला है उसका जो डिसीज़न है वो गवर्नमेंट लेने वाला है। इज़ अ डिक्टेटरशिप वाला गवर्नमेंट हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से कंप्लीट जो पावर होगा वो सेंट्रलाइज होगा, है ना, पूरा पावर सेंट्रलाइज होगा, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होगा। इस टर्म को हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। तो राइट विंग टेररिज्म क्या होता है? टेररिस्ट कैरिड आउट बाई ग्रुप, जिसे ग्रुप हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है या फिर इंडिविजुअल हो सकता है, हु होल्ड एक्सट्रीम राइट विंग व्यू। एक्सट्रीम राइट विंग व्यू मीन्स कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं फासिनिज्म समझ आया, ठीक है। एक आता है लेफ्ट विंग टेररिज्म। दिस इज़ अ टेररिस्ट कैरिड आउट बाई ग्रुप और इंडिविजुअल हु होल्ड एक्सट्रीम लेफ्ट विंग सच एज अ कम्युनिज्म अनार्किज्म। इसका मतलब क्या है कि कम्युनिज्म का मतलब होता है कि क्या कि जो स्टेट होगा वो क्लासलेस सोसाइटी होना चाहिए। यहाँ पे जितना भी मास प्रोडक्शन होगा वो पीपल के पास होगा, ठीक है। मास प्रोडक्शन होने वाले वो पीपल के पास होगा। यहाँ पे जो प्राइवेट एंटिटी हैं, प्राइवेट एंटिटी यहाँ पे पूरा एलिमिनेट होना चाहिए। क्लासलेस सोसाइटी का बात करते हैं कम्युनिज्म। तो दो टर्म यहाँ पे समझ आए, एक होता है राइट विंग टेररिज्म और दूसरा होता है लेफ्ट विंग टेररिज्म। फिर अगला एक टाइप है टेररिज्म का, वो है बायो टेररिज्म। बायो टेररिज्म रिफर टू इंटेंशनल रिलीज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट और टॉक्सिस टू हार्म और किल ह्यूमन। तो यहाँ से तो क्लियरली समझ सकते हैं, क्योंकि टेररिज्म है तो ये तो वायलेंस तरीक़ा से होगा। अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है बायो मतलब वही है कि किसी को हार्म करने के लिए, हार्म पहुँचाने के लिए क्या करते हैं, कुछ जैसे टॉक्सिक केमिकल हो गया उसको रिलीज़ कर दो, तो उससे क्या होगा, जैसे कि इनहेल करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। मेंटल हेल्थ क्या है, डैमेज हो जाएगा, पूरा बॉडी जो है वीक होने वाला है। तो एनिमल और प्लांट विद द इंटेंटेड टू इंटिमिडेट और कोर्स अ गवर्नमेंट और सिविलियन पॉपुलेशन टू फर्दर पॉलिटिकल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। जिससे क्या है, ये लोग जो नेशनलिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, ये अपना ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई भी जगह अगर टॉक्सिक गैस छुड़ा तो वहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट का ध्यान वहाँ पे आएगा। तो ये जो टेररिस्ट तो चाहते ही हैं कि अपना ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। तो इस तरीक़े से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपना प्लान बना के स्ट्रक्चर वे में अपना काम करते हैं। तो ये समझ आ गया बायो टेररिज्म होता क्या है। फिर एक अगला आता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अकर व्हेन वन कंट्री टेरिटरी यूज टू लॉन्च टेरर एक्टिविटी अगेंस्ट अनदर कंट्री। ये तो क्लियर है और समझ भी आ रहा है। एक कंट्री के जो टेररिस्ट हैं वो दूसरे कंट्री में जाके इंसान के ऊपर क्या हमला कर रहे हैं। एग्जाम्पल अभी पहलगाम का अटैक जो हुआ है उसको एज कंसिडर कर सकते हैं। इंडिया ऑफ्टन फेसेस दिस इशू विथ मैनी अटैक ओरिजिनेट फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से इंडिया का क्या है, बॉर्डर शेयर होता है। तो फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंक्लूड पोरस बॉर्डर, लोकल सपोर्ट एंड बैकिंग फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर। क्योंकि यहाँ पे खुद देखो कि एक स्टेट का, जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए तो एक स्टेट का जो टेररिस्ट है वो दूसरे कंट्री में, एक कंट्री का टेररिस्ट है दूसरे कंट्री में जाके वहाँ के लोगों के ऊपर फायर कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तो नुकसान तो होगा, है ना। तो रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पोरस बॉर्डर है, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पे टाइट नहीं है, लोकल का सपोर्ट है। क्योंकि लोकल लोग क्या है, पूरा परिस्थिति को जानते हैं, वहाँ के सिचुएशन को जानते हैं,
है ना, हर एक जियोलॉजिकल जो जियोग्राफिकल एरिया है उसको वो जानते हैं। तो क्या है, लोकल पीपल क्या है सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैल रहे हैं, समझ आ रहा है। तो ये क्रॉस बॉर्डर हो गया। फिर एक जो दूसरा टाइप हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं वो है टेररिस्ट, जो साइबर टेररिज्म है इसके ऊपर। साइबर टेररिज्म रिफर टू इंटेंशनल यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू कैरी आउट और थ्रेटन वायलेंट एक्शन, टिपिकली टारगेटिंग कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क। क्योंकि अगर ये लोग कंप्यूटर सिस्टम को टारगेट करते हैं तो उसको पूरा डाटा मिल जाएगा। जब पूरा डाटा मिल जाएगा तो उस हिसाब से वो लोग क्या है प्लानिंग करके स्ट्रक्चर करके ह्यूमन को जो है उसको उसके बॉडी को क्या कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ को जो है इफेक्ट कर सकते हैं, पूरे थ्रेटन कर सकते हैं इंसान को। तो इस तरीक़े से क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम को, डाटा को हैक कर लिया गया है ना, बैंक अकाउंट को हैक कर लिया गया है, नेटवर्क को हैक कर रहे हैं। तो इस तरीके से साइबर टेररिज्म भी अभी पनपने लगा है। द इंटेंशन इज टू यूज़ फोर्स और टेरर टू फर्दर आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल एम्बिशन। ये जस्ट एज अ टूल है, चाहे कंप्यूटर सिस्टम का बोल लो, चाहे नेटवर्क सिस्टम का बोल लो, ये जस्ट एज ए क्या है, टूल है, जिससे अपने ऑब्जेक्टिव को, चाहे आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव हो चाहे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो, इसको पूरा कर सकें। समझ आया जो साइबर टेररिज्म यहाँ पे हम लोग समझें। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो टाइप्स हैं कि कितने टाइप्स का टेररिज्म है जो यहाँ पे फैल रहा है ना, डिफरेंट टाइप को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। अब नेक्स्ट हमें कवर करना है कि टेररिज्म का कॉसेस क्या है, क्यों ऐसा जो है लोग वायलेंट तरीके से होके अपने ही देश के सिस्टम को क्या करना चाह रहे हैं, पूरा जो रूट है उसको उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं, क्यों इतना निगेटिव सेंटीमेंट हो रहा है देश के लिए, है ना, क्यों वायलेंस में उतर रहे हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि इसका कॉजेज़ क्या है टेररिज्म का। तो देखो, टेररिज्म कॉजेज़ इंक्लूड चाहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि देखे होंगे कि जितना भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो गवर्नमेंट में है उस वो है ना ठीक से तरीके से क्या है काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के प्रति क्या है अकाउंटेबल नहीं है ना, लोगों के लिए जो डेवलपमेंट होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, एजुकेशन का, वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। तो इससे क्या है लोगों में क्या है एक आक्रोश पैदा होता है, जिससे लगता है कि हमें ये जो पार्टी है इसको उखाड़ फेंकना चाहिए। फिर सोशियो इकोनॉमिकल डिप्रीवेशन, जैसे सोसाइटल का ले लो चाहे इकोनॉमिकल ले लो, पूरा क्या है एक इथनिक ग्रुप का ले सकते हो, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया जो है डिप्राइव हो रहा है, उसको जो मिलना चाहिए, जो स्कीम से लाभ मिलना चाहिए वो स्कीम से लाभ मिल नहीं रहा है, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उसको मिलना चाहिए, सोसाइटल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, वो उसको मिल नहीं रहे हैं। चाहे रिलीजम एक्सट्रीमिज़म का ले लो, आइडियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन का ले लो, या फिर स्ट्रेटजिक मोटिवेशन का। तो ये सब क्या है कुछ कॉसेस हैं, ऑल ऑफ विच फोस्टर अलाइनेशन, रेडिकलाइजेशन, वायलेशन, रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टेट या फिर सोसाइटी। जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उस जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है वो लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं है, ठीक से काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या लोगों के ऊपर आक्रोश आएगा कि नहीं आएगा? स्वाभाविक बात है आएगा। तो जब आक्रोश आएगा तो जब वहीं से एक टेररिस्ट पीपल आके उसको अपने में शामिल करना चाहेगा कि ये बोल के कि हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, जिससे आप लोगों को बेटर एजुकेशन मिलेगा, गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम है उसका लाभ मिलेगा। तो इस तरीक़े से अट्रैक्शन करके एलोर करके अपने में मिला रहा है, जिससे क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्ट का वो बढ़ते चला जा रहे हैं। समझ आ रहे हैं? तो इस तरीके से जो कॉसेस हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन इंडिया टेररिज्म इज़ मेनली फ्यूल्ड बाई फॉलोइंग फैक्टर। तो क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जिससे टेररिज्म का कॉज हो रहा है, एक तो यहाँ पे डिस्कस किए हैं, लेकिन अब क्या करते हैं थोड़ा डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो कॉज है टेररिज्म का वो है इथनिक एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट का। जैसे कि अभी न्यूज़ में था सेपरेशन सेपरिज्म करके पूरा न्यूज़ में था। सर्टेन एरिया इन इंडिया हैव एक्सपीरियंस मूवमेंट रूटेड इन इथनिक आइडेंटिटी और कमांड फॉर सक्सेशन विच है ओकेशनली एम्प्लॉय टेररिस्ट मेथड टू पुश देयर एजेंडा। तो इथनिक कम्युनिटी का क्या होता है और सेपरेटिस्ट मूवमेंट का क्या होता है कि जैसे कि पहले ही एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या एक सेपरेशन का सेंटीमेंट होता है, क्योंकि वो जो स्टेट है वो जो कंट्री क्या है एक सेपरेट अपने को एक सेपरेट वहाँ पे प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो ये क्या है, और उसका जो इथनिक होगा वो डिफरेंट इथनिक होगा, बाकियों से क्या है वो डिफरेंट इथनिक होने वाला है वहाँ पे। तो यहाँ से इथनिक और जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है ये एक रीज़न यहाँ पे बनता है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, द ऑनगोइंग अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर ड्राइवन बाई सेपरेटिस्ट एंड एटोनॉमी रिलेटेड सेपरिज्म हैज़ लेड टू इमरजेंस ऑफ आर्म ग्रुप्स। कैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे हिजबुल्ला का, लश्कर ए तैयबा,
ये सब क्या है, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से अलग करना चाह रहे हैं। मतलब जैसे कि इंडिया एक एग्जांपल ले तो इंडिया को अलग करना चाह रहे हैं, ये क्या है, सेपरेशन का मूवमेंट चलता है, इसको सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहाँ पे हम लोग बोलते हैं। फिर सेकंड जो टर्म है वो है रेडिकलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रेडिकल हो जाना, जैसे ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो रहा है, पर्टिकुलरली थ्रू सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। क्योंकि हर चीज़ जो है आज के युग में है ना, कोई भी चीज़ यहाँ पे हाइड नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ छुपा नहीं है, हर चीज़ क्या है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू इमर्ज होके आ रहा है। तो ऑनलाइन का रेडिकलाइजेशन होना कि जैसे देखो ना कि कोई भी सोशल मीडिया में कोई पोस्ट कर रहे हैं तो उसके प्रति कोई लोग ऐसे होंगे जो सेंटीमेंट होंगे, सेंसिटिव होंगे, कोई लोग ऐसे होंगे कि उसके प्रति क्या है, थोड़ा रेडिकलाइज हो जाएंगे, एंग्री हो जाएंगे। तो ये जो सोशल मीडिया है एक तरीके से ये रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। रेडिकलाइजेशन मीन्स उग्रता, है ना, एक एक्सट्रीम लेवल का जो आक्रोश होता है उसको यहाँ पे सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ से एक इमरजेंस देखने को मिलता है। सम इंडिविजुअल है ड्राउन इनटू द फोल्ड ऑफ द ग्लोबल टेरर नेटवर्क। अगर एग्जांपल देखा जाए तो देयर हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंस ऑफ इंडियन नेशनल यूजिंग इन्फ्लुएंस एंड रिक्रूटेड बाय ऑनलाइन चैनल टू ज्वाइन इंटरनेशनल टेरर आउटफिट लाइक ISIS। तो यहाँ पे अब देखो ऑनलाइन का तो युग है, तो ऑनलाइन में क्या है, हर चीज़ क्या है, ईज़ ऑफ डूइंग हो गया है। ईज़ ऑफ डूइंग कैसे कि अगर कोई भी चीज़ को रिक्रूट करना है तो ऑनलाइन रिक्रूट हो रहा है। पहले जो रिक्रूट प्रोसेस था, है ना, रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस था वो क्या था, ऑफलाइन था। अगर बोला जाए ऑफलाइन से टर्म को डिनोट किया जाए तो जाके पहले लोगों को उकसाना पड़ता था, है ना, ये सब चीज़ बेनिफिट बताना पड़ता था। अब वो चीज़ यहाँ पे इजी हो गया है थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या है, सब चीज़ शेयर है, सब चीज़ पोस्ट है विथ प्रूफ के साथ, विथ एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, क्योंकि ऑनलाइन यहाँ पे चैनल्स आ चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे समझ लिए। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जियो पॉलिटिकल फैक्टर का। इंडिया जियो पॉलिटिकल रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज सच एज पाकिस्तान एंड चाइना, सबको पता है कि इसके साथ वास्ट है, रिलेशन बहुत वास्ट है, हैव हैड सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन एंड हैव बीन एक्सप्लॉइटेड बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर एजेंडा। जैसे कि पाकिस्तान को ही अलेगेज जो आरोप लगते हैं क्या कि इंडिया में जितना भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको कौन ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान ऑपरेट करते हैं, उसके द्वारा फंड होते हैं जो कि इंडिया में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इंडिया में वुमेन को हानि पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या है, एक जियोपॉलिटिकल फैक्टर बन जाता है जिसमें से जो ये फैक्टर जो हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ावा देता है। तो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पे भी देखने को मिलता है। समझ आ रहा है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इलीगल माइग्रेशन का। इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल माइग्रेशन कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक शिफ्ट। ऐसे समझ लो कि जब डेमोग्राफिक यहाँ पे शिफ्ट होगा, है ना, पहले से लोग वहाँ पे रह रहे हैं, फिर अलग से बाहर के लोग इमिग्रेशन आ रहे हैं, इलीगल यहाँ पे इमिग्रेशन आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, पूरा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जब इमिग्रेशन हो के आए तो क्या पता उसमें से कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वो है इलीगल इमिग्रेशन का। ठीक है, लीगल इमिग्रेशन का बात नहीं कर रहे, इलीगल इमिग्रेशन, है ना, फर्जी सर्टिफिकेट बना के इंडिया में आ जा रहे हैं और यहाँ से क्या है पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। हर चीज़ यहाँ के जो इंडिया से रिलेटेड जितना भी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी है सब इन्फॉर्मेशन को क्या है जो जहाँ से हैंडल हो रहा है पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर अगर देखोगे तो इन असम एंड त्रिपुरा द इनएबिलिटी टू कंट्रोल लार्ज स्केल इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश हैज़ अल्टर द डेमोग्राफिक कंपोजिशन fostering economic and social tension between immigrant and indigenous people। पहले से यहाँ पे पीपल रह रहे हैं, अब जब वहाँ से इलीगल इमिग्रेशन आएंगे, इलीगल लोग वहाँ पे आएंगे तो क्या वहाँ का रिसोर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे, वहाँ के इकोनॉमिक को इन्फ्लुएंस करेंगे, वहाँ के सिक्योरिटी को पूरे तरीके से क्या इन्फ्लुएंस करेंगे। जब इन्फ्लुएंस करेंगे तो लोगों के प्रति फिर एक आक्रोश का सेंटिमेंट ये आएगा कि जो गवर्नमेंट है वो अपने लिए कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट जो है बॉर्डर को सिक्योर ही नहीं कर पा रही है। तो इस तरीके से क्या है कुछ यहाँ से भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ओपन होता है, मतलब टेररिस्ट लोग यहाँ से इमर्ज होते हैं। समझ रहे हो, इलीगल इमिग्रेशन भी एक टेररिस्ट को बढ़ावा देने का काम करता है। समझ रहे हो, पॉइंट को समझना, एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर एक आता है वो है सोशियो इकोनॉमिक कॉसेस का, मतलब जैसे कि हो गया पॉवर्टी का, लिटरेसी का,
क्योंकि लगेगा कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। जैसे पोवर्टी लोग क्या सोचेंगे कि गवर्नमेंट हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रही है, एक काम करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाते हैं, एटलीस्ट हमें तो अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ मिल जाएगा, अच्छे से एजुकेशन तो मिल जाएगा, अच्छे से वारफेयर करना तो सीख जाएंगे। तो इस तरीक़े से क्या है, पोवर्टी में जो लोग हैं वो ऐसे सोच के क्या है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। फिर सेम कॉन्सेप्ट आता है इलिटरेसी का, पढ़े लिखे नहीं है तो क्या करते उसको उकसा के अपने में क्या है, क्योंकि पढ़े लिखे को उकसाना क्या थोड़ा ईजी हो जाता है, तो उसको उकसा के अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड कर रहे हैं। फिर लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम कैन पुश पीपल टुवर्ड टेररिज्म और मेक देम इजियर टारगेट फॉर रिक्रूटमेंट बाई टेररिस्ट ग्रुप। और इनको टारगेट करना और इसको रिक्रूट करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि खुद यहाँ पे दिमाग लगाओ कि पुअर जो है वो तो खुद एक गरीब है, उसको तो क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड लाइफ चाहिए, स्टैंडर्ड एजुकेशन चाहिए। ये सब कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगा। जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो पुअर तो उसी तरफ अट्रैक्ट होगा भाई, होगा कि नहीं होगा। तो हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉसेज इज कॉम्प्लेक्स एज अ फीलिंग ऑफ इनजस्टिस, जैसे कि गवर्नमेंट जैसे इनजस्टिस कर रहे हैं लेकिन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसके प्रति जस्टिस करेगा, तो यहाँ पे क्या ही एक डिफरेंस पैदा हो जाते हैं। और डिप्रीवेशन कैन वेरी है ना रिगार्डलेस ऑफ वन इकोनॉमिक सिचुएशन। तो समझ आया, जो सोशियो इकोनॉमिक कॉसेस चाहे पोवर्टी का ले लो चाहे लिटरेसी का ले लो, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं टेररिज्म को, इतना समझ आया। तो ये तो रहा कुछ कॉसेस जिससे क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने में रिक्रूट करने के लिए एक ईज़ ऑफ डूइंग यहाँ पे बना जा रहा है, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, इस तरीके से। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक अब थोड़ा डाइवर्सिफाई कवर करना है, तो अब क्या क्या ऐसे मेजर अटैक्स हुए हैं इंडिया में, इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस न्यूमरस सिग्निफिकेंट टेररिस्ट अटैक ओवर द ईयर्स इम्पैक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी। इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, कैसे इम्पैक्ट करेगा, अगर आपके ही देश में, क्यों, क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, सॉवरेन कंट्री है ना, इतना पावरफुल कंट्री होने के बाद भी अगर यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी में कुछ फॉल्ट आता है, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होता है, तो इंटरनेशनल जो एरेना है उसमें क्या इमेज बनेगा कि इंडिया जो इतना पावरफुल कंट्री होने के बाद भी अपना खुद का सिक्योरिटी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपने खुद के बॉर्डर एरिया को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी को बहुत हार्म पहुंचेगा अगर टेररिस्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। पब्लिक कॉन्साइंसनेस मेजर अटैक इन इंडिया इंक्लूड, चाहे 2001 का जो पार्लियामेंट का अटैक हुआ था, द 26/11 अटैक जो मुंबई में हुआ है, फिर रिसेंटली उरी और पुलवामा अटैक हुआ है, फिर और रिसेंट में जाओगे तो ये पहलगाम अटैक अभी जो हुआ है, तो इसको यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा 1 बाय 1 करके इसको कवर करते हैं। पहला देखो, फर्स्ट है वो है इंडिया का पार्लियामेंट अटैक जो कि 13 दिसंबर 2001 में हुआ था। 5 आर्म टेररिस्ट फ्रॉम कहाँ से, पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा स्टॉर्म इन इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में क्या बम फेंक दिए। द अटैक किल्ड 9 पीपल एंड नियरली स्पार्क अ फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। तो उस समय क्या है, स्पार्क हुआ था एक, ठीक है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध का एक स्पार्क हुआ था। तो ये समझ आया, इसको एग्जाम्पल को याद रखना है, ये एग्जाम्पल कोट करना है, और साथ में अगर ये डेट याद रख लोगे, जैसे कि 2001 को है ना, 2001 को अगर याद भी रख लोगे तो ज़्यादा थोड़ा आंसर इनरिच हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहे इंडिया जो इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ था। फिर सेकेंड अटैक हुआ था वो है मुंबई अटैक, जो 26/11 के नाम से जाने जाते हैं। 26/11 वर सीरियस ऑफ कोऑर्डिनेट टेररिस्ट स्ट्राइक बाई लश्कर ए तैयबा ओवर 4 days। गनमैन टारगेट आइकॉनिक लोकेशन लाइक द ताजमहल होटल, किलिंग 175 पीपल एंड इंजर्ड ओवर 300 पीपल। तो ये इसका जस्ट बेसिक डिटेल है, इसको माइंड में याद रखना है। द अटैक इन्वॉल्व शूटिंग, बम्बिंग एंड हॉस्टेज क्राइसिस। तो जो मुंबई अटैक हुआ है तो ये 26/11 के नाम से इसको जाने जाते हैं। अगला फिर दिल्ली सीरियल ब्लास्ट ऑन October 29, 2005। 3 कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट रॉकेट दिल्ली जस्ट बिफोर दिवाली, किलिंग ओवर 60 एंड इंज्यूरिंग 200 पीपल को यहाँ पे घायल किए थे। तो दिल्ली सीरियल ब्लास्ट के रिलेटेड कुछ अपने को यहाँ भी पता होना चाहिए। द अटैक कैरिड आउट बाय पाकिस्तान बेस्ड लश्कर ए तैयबा एम टू इंसाइट कम्युनल टेंशन इन कैपिटल। देखो यहाँ पे भी कम्युनल टेंशन
जो है यहाँ पे देखने को मिला दिल्ली सीरियल ब्लास्ट में। नेक्स्ट उसके बाद आता है पुलवामा अटैक का। क्या है ये? अ सुसाइड बम फ्रॉम जैश ए मोहम्मद रैम्ड एन एक्सप्लोसिव लेडेड व्हीकल इनटू सीआरपीएफ कन्वे इन पुलवामा किलिंग 40 पर्सनल। ये बहुत न्यूज़ में भी रहा है। दिस मार्क वन ऑफ द डेडिएस्ट अटैक ऑन इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एस्केलेटेड इनटू जो इंडिया पाकिस्तान टेंशन और यहाँ पे शार्पली हो गया, क्योंकि जब जैसे मोहम्मद जैसे है ना, इन्होंने क्या किया है पुलवामा अटैक में जो सीआरपीएफ के जो क्या बोलते हैं उसको, सीआरपीएफ के जो कैनवे हैं या फिर जो गाड़ी है उसमें क्या है बम डाल दिए, उसमें से 40% का क्या हो गया, जो है डेथ हो गया वहाँ पे। तो ये बहुत हॉट न्यूज़ में रहा उस समय, और इसी न्यूज़ को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच और टेंशन पैदा यहाँ पे करता है। याद रहेगा पुलवामा अटैक। और रेस्पेक्ट में जो रिसेंटली अगर देखे जाओगे तो पहलगाम अटैक को भी याद रखना है, जो कि अप्रैल 2022 जो 25 है। 5 हैवली आर्म्ड मिलिटेंट अटैक टूरिस्ट इन बैसारन वैली नियर पहलगाम जम्मू कश्मीर किलिंग 26 और इंजूर 20 पीपल को यहाँ पे इंजूर हुआ है ना। तो लोग गए थे वहाँ पे जस्ट पिकनिक के लिए या फिर पिकनिक हॉटस्पॉट में। तो यहाँ पे जो टेररिस्ट हैं इन्होंने 26 पीपल को मारा है और इसमें से 20 पीपल को यहाँ पे इंजूर हुआ है। दिस वन ऑफ द डेडिएस्ट सिविल अटैक इन रीजन इन रेसेंट ईयर। तो बाकी को लिखो ना लिखो, एग्जाम्पल में पहलगाम अटैक को ज़रूर कोट करना, फिर इसको डेट को याद रखना है अप्रैल 22 को, क्योंकि ये रेसेंट में हुआ है। क्लियर है? ये कुछ जो अटैक अभी तक हुए हैं उसको डिटेल में हम लोग यहाँ पे कवर किए। नेक्स्ट आप कवर करते हैं कि टेररिज्म का इम्पैक्ट क्या होगा। ये लोग वायलेंटली तरीके से गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाह रहे हैं, है ना, जो इंटीग्रिटी है नेशन का उसको हार्म करना चाह रहे हैं, सॉवरेनिटी है उसको हार्म करना चाह रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो टेररिस्ट इम्पैक्ट नेशनल सिक्योरिटी बाय कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ, जैसे कि फायरिंग करके जान गंवा दे रहे हैं। इकोनॉमिक डिसरप्शन होगा ही होगा, क्योंकि अगर कहीं पे अगर बम ब्लास्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या इकोनॉमिक डिसरप्शन देखने को मिलेगा, क्लियर देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की अपोजिशन साइड बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट जो पावर में हो कुछ नहीं कर रही है, तो यहाँ से क्या है एक इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाता है कि इतना स्ट्रांग इंडिया होने के बाद भी जो है यहाँ पे टेररिस्ट मिलिटेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके पीपल को किल कर रहे हैं, इंजर कर रहे हैं। फिर सोशल फ्रेगमेंटेशन होगा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आएगा कि इंडिया में रहने के बाद भी अगर जैसे कि अभी पहलगाम अटैक हुआ तो लोग एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा क्या चला गया कि यहाँ पे हमें जाना नहीं है ना, अगर अभी अटैक हुआ तो आगे भी अटैक हो सकता है। तो यहाँ से ये तो समझ आ गया कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा गया। अब इससे कॉन्सिक्वेंसेस समझो कि वहाँ के इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आएगा। जैसे अभी पहलगाम अटैक हुआ है ना, जैसे अभी पहलगाम का जो अटैक हुआ है, अब लोग अगर सपोज करो वहाँ जाना अगर बंद कर दिए तो उसका इकोनॉमी है उसका क्या होगा, डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि टूरिस्ट से ही बहुत सारे लोग वहाँ पे क्या थे, एम्प्लॉय थे। अब उसका एम्प्लॉय क्या हो गया, छीन हो जाएगा। तो इस तरीके से इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी वहाँ पड़ने वाले हैं, ठीक है, जिससे अंडरमाइन होगा डेवलपमेंट का, पीस एंड पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नेंस। क्योंकि जब पब्लिक देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो पब्लिक सब चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे अटैक हो रहा है तो गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं कर पा रही है, तो गवर्नमेंट के प्रति क्या है एक हेट तो पैदा होगा ही होगा, लेकिन जो साथ में पब्लिक ट्रस्ट है गवर्नेंस के ऊपर, ये भी क्या होगा, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, मिनिमाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो 1 बाय 1 करके समझते हैं। सबसे पहले ह्यूमन लाइफ कॉस्ट, क्योंकि किसी का डेथ जा रहे हैं, है ना, टेररिस्ट के लिए तो नॉर्मल होगा, लेकिन उसका परिवार के लिए भी सोचो। शायद जो इंसान के यहाँ पे किलिंग हुआ है वही शायद उस फैमिली का कमाने वाले होंगे, वही एक होगा जो पूरे फैमिली को रन कर रहे होंगे। तो इकोनॉमिक लॉस भी अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दैट्स फ्रॉम टेररिस्ट अटैक हैज़ रिजल्टिंग सिग्निफिकेंट टोल। फॉर इंस्टेंस लश्कर ए तैयबा कैरिड आउट 200 मुंबई अटैक विच लिफ्ट ओवर 300 पीपल इंजर हुआ है एंड ओवर 160 डेथ हुआ है। अब 160 जिसका डेथ हुआ है उसके फैमिली के बारे में सोचो, है ना। तो ये सब चीज़ जो ह्यूमन लाइफ्स का जो लॉस्ट हो रहा है, ये सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होता है टेररिज्म का जो इम्पैक्ट होगा। फिर सोसाइटल में क्या इम्पैक्ट जाएगा, टेररिस्ट वायलेंस हैज़ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन सोशल एटीट्यूड इंक्लूडिंग ट्रस्ट इन गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन। ट्रस्ट कम होगा ही होगा जब इतना बड़ी कंट्री में, है ना, मिलिटेंट आ रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, इंजर कर रहे हैं,
और एक बार हो गया तो चलो ठीक है, लेकिन बार बार अगर वही चीज़ हुआ तो वो गवर्नमेंट के प्रति जो पब्लिक का ट्रस्ट है वे पूरा क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। एटीट्यूड टूवर्ड्स माइग्रेशन, सिविल फ्रीडम, इस सब चीज़ में यहाँ पे ट्रस्ट जो है कम हो जाएगा, क्योंकि माइग्रेशन हो के पीपल आ रहे हैं तो उसको क्या एक शक के भावना से देखेंगे कि क्या है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है ऐसे करके क्या एक ट्रस्ट के भाव से वहाँ पे देखेंगे। अगर माइग्रेंट करके आ रहे हैं पीपल तो ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ निगेटिव इमोशन, बहुत सारे निगेटिव थॉट आएगा कि वहाँ अगर पहलगाम अटैक हुआ है तो वहाँ पहले बात जाना नहीं है ना, वहाँ पे जाना नहीं है। प्लस उसका फैमिली में जो सिचुएशन होगा ये सब चीज़ से क्या है एंजाइटी होगा, एंगर होगा, सॉरो होने वाला है। इन द सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड हेल्पनेस यहाँ पे फीलिंग आएगा, क्योंकि कोई भी फैमिली का अगर बड़े ही जा रहे हैं जो कि फैमिली को रन कर रहे हैं उसका अगर डेथ हो जा रहा है तो पूरा कॉन्सिक्वेंसेस चाहे एंजाइटी, एंगर, सॉरो है ना, वल्नरेबिलिटी एंड हेल्पनेस ये फील होना कंपलसरी है। और ये फील हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, वुमेन का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चाहे मेंटली टॉर्चर का बोल सकते हो या फिर मेंटली ट्रॉमा में चले जा रहे हैं, ठीक है। आर एक्सपीरियंस बाय सिटीजन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ टेररिज्म, ये सब चीज़ क्या है सोसाइटी में भी ये इम्पैक्ट इस तरीके से डाल सकते हैं। समझ आए इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, कैसे सोसाइटी में ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं। फिर इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी में, सेम जैसे अभी एग्जांपल मैं बताया हुआ, अगर पहलगाम अटैक हुआ है तो वहाँ लोग अगर जाना बंद कर देते हैं, जाना बंद कर दिए तो उसका इकोनॉमी में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जम्मू में जैसे हुआ है तो वहाँ के लोग टूरिज़्म से ही एम्प्लॉय होते थे। एम्प्लॉयमेंट जितना भी उसका दिन का जो दिनचर्या चलता था वो टूरिज़्म से चलता था, है ना। तो अगर उसका इकोनॉमी इम्पैक्ट हो गया तो उसका फैमिली का सोचो कि उसका फैमिली में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है। द मोस्ट ऑब्वियस इट इज़ अ डायरेक्ट इकोनॉमिक डिसरप्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ, स्पेशली आर्म फोर्सेस पर्सनल। न केवल ये जस्ट जिसका किलिंग हुआ है जो नहीं जा रहा है टूरिज़्म उसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, या फिर जो इकोनॉमी है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ में आर्म फोर्सेस जो पर्सनल है उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। क्यों, क्योंकि इतना सारा फायरिंग करने में प्लस पूरे आर्म जो फोर्स है पर्सनल है उसको एक जगह इकट्ठा करना है ना, ये सब चीज़ पूरा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का एक साधन है ना। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस इस तरीके से होता है क्योंकि जितना भी रिसोर्सेस हैं वो एक साइड चला गया। जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम अटैक को रिटेलिएट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चला तो उसमें कितना खर्चा हुआ होगा, तो एक इकोनॉमिक लॉस हुआ कि नहीं। अगर यही चीज़ पहलगाम में ये टेररिस्ट अटैक हुआ नहीं होता है ना, नहीं होता तो क्या ऑपरेशन सिंदूर चलता, क्या नहीं चलता। ऑपरेशन सिंदूर जब नहीं चलता तो पूरा इकोनॉमी जितना वहाँ पे खर्चा हुआ है वो पूरा बच जाता। इससे ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, समझ रहे हो। फॉर इंस्टेंस 2016 पठानकोट अटैक एक्सपोज वीकनेसेस इन वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉजेज डैमेज टू एयरफोर्स स्टेशन। अब देखो यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन का क्या हुआ, डैमेज हुआ है। अब डैमेज हुआ तो उसको रिपेयर करोगे तो उसमें खर्च आएगा, समझ रहे हो। तो ये तरीका से पूरा क्या है एक लिंक है जो इम्पैक्ट डाल रहा है इकोनॉमी में, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे डालता है टेररिस्ट से। तो टेररिज्म हैज़ अ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी थ्रू इंक्रीजिंग इंश्योरेंस क्लेम, जेनोफोबिया, लॉस टूरिज्म, मार्केट अनसेंटेबिलिटी। समझ आया अभी ये चीज़ कि कैसे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली पूरा टेररिज्म जो है अटैक करते हैं किसमें, इकोनॉमी में। इकोनॉमी का भी कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे होता है। ऑपरेशन सिंदूर से याद रख लो, ठीक है, क्लियर है, ये समझ आया। फिर अगला देखोगे इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। प्रूफ ऑफ टेररिस्ट अटैक सोर्सेज फ्रॉम अदर कंट्री लीड टू स्ट्रेन इन द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन टू और मोर कंट्री। कैसे, एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर हम लोग आरोप ये लगाते हैं कि जितना इंडिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसको फंड कर रहा है पाकिस्तान, है ना। तो क्या पाकिस्तान और इंडिया के बीच सब चीज़ ये पता होने के बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच रिलेशन अच्छा रहेगा? ऑब्वियसली नहीं रहने वाला है ना। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान जब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसका फंड कर रहे हैं तो इंडिया जो है उसके प्रति क्या रहेगा, एक टेंस रहने वाला है, हमेशा टेंस रहने वाला है कि पाकिस्तान ऐसा है जो कि इंडिया को हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये क्या है, इससे इंटरनेशनल रिलेशन ख़राब होते हैं। न केवल पाकिस्तान, जो और दूसरे भी नेशन है जैसे कि चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये नहीं कि जस्ट टेररिस्ट के रेस्पेक्ट से ये रिलेशन ख़राब होता है, लेकिन एक पॉइंट है जिससे टेररिस्ट के रिलेशन से भी ख़राब होता है, मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी ये रिलेशन ख़राब होते हैं, समझ रहे हो।
एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो 26/11 टेररिस्ट अटैक वर ट्रेस टू पाकिस्तान। देखो अगर ये पाकिस्तान से ट्रेस हो गया, ट्रेस हुआ है ये बोल रहे हैं, अब इंडिया को तो पता चल गया, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, जो रिलेशन हो टेंस हो जाएगा। बिकॉज ऑफ विच बाईलेटरल रिलेशन बिटवीन टू स्टेट हैव बीन स्ट्रेन। हो गई, ये तो कॉमन सेंस है ना, दोनों के बीच क्या हो जाएगा, इंस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से इम्पैक्ट आता है किसमें, इकोनॉमिक इंटरनेशनल रिलेशन में। फिर डेविएशन होगा रिसोर्स का। एग्जाम्पल अच्छे से समझ सकते हो, जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चला है, जितना रिसोर्स डिप्लॉय था वो सब रिसोर्स किस में चला गया, एक ही जगह चला गया पूरा ऑपरेशन सिंदूर में। वो रिसोर्स को, जैसे कि जितना भी फायरिंग हुआ है, जितना गन है, टैंक है, ये पूरा डाइवर्सिफाई था, हर जगह को कवर करके रखे थे, इंडिया को डिफेंस करके रखे थे। लेकिन अब वही चीज़ जब ऑपरेशन सिंदूर चला, स्ट्राइक हुआ, तो पूरे रिसोर्सेज को क्या कर दिए गए, एक जगह ला के पूरा पाकिस्तान को ही ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्या है, पूरा रिसोर्स का डेविएशन हो जाता है। अब ना केवल ये जो गन है, टैंक है, इसके ऊपर या फिर एयरक्राफ्ट है, आल्सो इसमें जो पर्सनल है, आर्मी पर्सनल है, पुलिस पर्सनल, ये सब का क्या है, पूरा डेविएशन हो जाता है, समझ रहे हो। कोई जो आर्मी पर्सनल है, अगर कोई स्टेट में अपना वो कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो उसको छोड़ के क्या है, इस ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेना है, तो क्या वहाँ से यहाँ आया, इसमें एक तो इकोनॉमिक लॉसेस हुआ ही हुआ, साथ में यहाँ पे पर्सनल का डेविएशन भी देखने को मिला। अ टेररिस्ट अटैक हैम्पर नेशनल सिक्योरिटी, लिमिटेड रिसोर्स आर डाइवर्टेड टूवर्ड्स डिफेंस इन फॉर्म ऑफ आर्म मोबिलाइजेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड आर्म फोर्स रिक्रूटमेंट। होगा ही होगा, क्योंकि एक तो रिसोर्सेज पहले से ही कम है, उसमें से अगर वार कर दे रहे हो, लड़ाई करोगे, युद्ध करोगे, तो उसमें तो आर्मी पर्सनल चाहिए, उसका पूरा सेफ्टी, सिक्योरिटी, फूड, पूरा हर चीज़ चाहिए, प्लस उसके लिए गन, पिस्तल, टैंक, ये सब चाहिए। तो ये सब आएगा कहाँ से, इससे क्या इकोनॉमी लॉस होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से जो डेविएशन है रिसोर्सेज का ये हर तरीके से यहाँ पे डेविएशन देखने को मिलता है। क्लियर है, समझ आया कि क्या इम्पैक्ट यहाँ पे होता है, समझ आया। कोई डाउट होगा तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर लेना। अब अगला बढ़ते हैं, वो स्टेप क्या टेकन किया गया इंडिया के द्वारा जिससे कॉम्बैट हो सके टेररिज्म का, है ना, क्या ऐसे स्टेप लिए गए। तो स्टेप टेकन बाय इंडिया टू कॉम्बैट टेररिज्म इंक्लूड अ मल्टी प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच फोकसिंग ऑन बोथ प्रिमिटिव मेजर एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। दिस मेजर इंक्लूड लीगल तरीके से, तो इंडिया ने क्या कॉम्बैट करने के लिए जो सिस्टम बनाए वो लीगल तरीके से भी बनाए हैं, मिलिट्री तरीके से भी बनाए हैं, इंटेलिजेंस तरीके से भी बनाए, डिप्लोमेट्रिक प्लस सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, पूरा यहाँ पे डिटेल बना हुआ है जो इंडिया ने स्टेप लिया है। लीगल तरीके से कैसे, कि कुछ नियम कानून बना के हम लोग क्या है, इंडिया को प्रोटेक्शन करेंगे, है ना, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग रोकेंगे। कब करेंगे, मिलिट्री तरीके से एनजीओ बोलता हूँ, डिपार्टमेंट बना के, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी करके जो डिपार्टमेंट बना के, आर्मी बना के, मिलिट्री तरीके से क्या है, कुछ नियम बनाए होंगे। फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग, है ना, चाहे सीबीआई हो, सीआईडी हो, जिससे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट हो रहे हैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो कुछ इंटेलिजेंस सर्विस भी है। प्लस डिप्लोमेटिक, एक दूसरे से इंगेज करके हो सकते हैं बात, है ना, जैसे कि इंडिया ने चाहा कि पाकिस्तान से एक डिप्लोमेटिक तरीके से समझौता करके जो भी पाकिस्तानी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उसको हटा दो। तो इस तरीके से एक डिप्लोमेटिक बात करके ये चीज़ करना है, जो स्टेप टेकन किए इंडिया ने, ये बता रहा हूँ। प्लस सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी जो फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले इंडिया ने जो स्टेप लिया है कॉम्बैट करने के लिए टेररिज्म को, वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA was created to streamline information sharing investigation across फेडरल एंड स्टेट लाइन में। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्टेब्लिश किया गया है जिससे कॉम्बैट कर सके टेररिज्म को, जैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग से, है ना, हर डिपार्टमेंट का अगर इंफॉर्मेशन एक जगह होगा तो क्या हर चीज़ का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो टेररिस्ट को कॉम्बैट करने के लिए, कब करने के लिए आसानी होगा कि नहीं होगा। प्लस ये इन्वेस्टिगेशन चला रहे अक्रॉस फेडरल एंड स्टेट लाइन में, जितना भी बॉर्डर एरिया है वहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन थोड़ा हो रहा है, इलीगल माइग्रेशन थोड़ा हो रहा है ना, कोई टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं या फिर कोई टेररिस्ट हैं बॉर्डर से क्रॉस थोड़ा कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ देखने का काम किसका है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। इट डील विथ वेल नोन केसेस इंक्लूडिंग पठानकोट जो 26 में हुआ है,
हैदराबाद एक्सप्लोजन इन 2013 में हुआ है। तो ये क्या है, इसका जो केसेस जो हैंडल किए हैं वो कौन किया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नाम ही है इसका इन्वेस्टिगेट करना, उससे रिलेटेड चाहे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितना भी डिटेल हो, जितना भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो उसको गैदर करना है। ठीक है, समझ आया। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक रहा। फिर सेकंड है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। अगर एक बात ये सोचो कि अगर हर डिपार्टमेंट को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में जोड़ दिया जाए तो कैसा रहेगा। हर डिपार्टमेंट का अगर इन्फॉर्मेशन डाटा अगर एक सिंगल डिपार्टमेंट के पास रहेगा तो जो इन्फॉर्मेशन का जो शेयरिंग है, डाटा शेयरिंग है, क्या इजी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर वही डाटा अगर शेयरिंग एक सिंगल हैंड में है तो डाटा शेयरिंग बहुत फास्ट होगा, और डाटा शेयरिंग जितना जल्दी फास्ट होगा उतना जो है मिलिट्री का है, जो आर्मी पर्सनल हैं वो डिसीज़न ले पाएंगे। तो उसी के लिए क्या बनाए गए हैं, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड वाज क्रिएटेड टू डेवलप कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस इंडिया काउंटर टेररिस्ट कैपेबिलिटी, जिससे टेररिस्ट क्या कर सके, कैपेबिलिटी कर सके, मतलब टेररिस्ट को काउंटर कर सके। इट इज़ अ सीमलेस एंड सिक्योर डाटाबेस, है ना। ये देखो डाटाबेस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन टेररिस्ट एंड इकोनॉमिक क्राइम, इससे रिलेटेड हर चीज़ इसके पास डाटा रहता है। यह है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का काम जो है, समझ रहे हो। फिर जो लीगल मेज़र जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, तो एक लीगल मेज़र यहाँ पे लिए गए हैं, वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 का। तो यूपा वाज इनिशियली पास्ड टू एड्रेस इलीगल एक्टिविटी बट इट हैज़ सिंस अंडरगो मल्टीपल अमेंडमेंट टू स्ट्रेंथ इट्स एंटी टेररिस्ट पावर, है ना। जिससे टेररिज्म को के पावर को या फिर टेररिज्म को कर्ब करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या है, ये यूपा को फॉर्म किए गए हैं। इनिशियली इसका जो एम था वो इलीगल एक्टिविटी जितना भी हो रहा है, चाहे ह्यूमन ट्रैफिक हो रहा है, स्मगलिंग हो रहा है ना, चाहे किडनैप हो रहा है, इसको रोकने के लिए था। लेकिन जैसे टाइम आगे चला गया तो इसको मल्टीपल अमेंडमेंट के साथ अमेंड किए गए हैं और इसके पावर को क्या स्ट्रेंथन किए हैं, जिससे कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर टेररिस्ट है उसको कर्ब कर सकें। The 2019 amendment allow for attachment of suspect property and significantly reinforce the act by identify some people as a terrorist। तो ये तो जस्ट इसका वर्क हुआ एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से इसको जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो यूपा है 1967, इसको इनेक्ट किए गए थे। फिर इसका जो धीरे से पावर को एक्सपांड किए गए थे थ्रू मल्टीपल अमेंडमेंट से। समझ आ रहा है क्या, है ना, समझ आना चाहिए। फिर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चला, बहुत ऑपरेशन चला है ना, बहुत सारा ऑपरेशन चला है एंटी टेररिस्ट। इंडिया हैज़ कैरिड आउट वेरियस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन टू कॉम्बैट टेररिज्म एंड प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। क्या जिसमें से नोटेबल एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर चला है 1986 एंड 1988 में, अगेंस्ट जो खालिस्तान मूवमेंट है उसके लिए, है ना। इसको भी याद रखना, अगर इसको कोट करते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि स्लाइड ही ऐसे बनाया है कि अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर सकूं। ठीक है, जस्ट इसको फैक्ट लिख के या फिर जस्ट थ्योरी लिख के, थ्योरी को पढ़ के बस थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसमें थ्योरी भी है, एग्जाम्पल भी है, जहाँ जजमेंट की ज़रूरत है वहाँ जजमेंट भी है, जहाँ डेट का ज़रूरत है वहाँ पे डेट है, जहाँ एग्जाम्पल का ज़रूरत है वहाँ पे एग्जाम्पल लिए हुए हैं। पूरा डाइवर्सिफाई करके कंटेंट को बनाए गए। ठीक है, फिर ऑपरेशन विजय ड्यूरिंग कारगिल वॉर में ऑपरेशन विजय चला है। फिर एंड द सर्जिकल स्ट्राइक आफ्टर उरी अटैक, ये भी हुआ है। फिर रिसेंटली का एग्जांपल रख सकते हो ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ है, जो पहलगाम अटैक हुआ है उसको रिटालिएट के लिए। तो ये तो एंटी ऑपरेशन जो मल्टीपल एंटी ऑपरेशन जो चला हुआ है। फिर अगला है क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट का, जो इंडिया ने स्टेप लिए हैं टू टैकल क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लेंटेशन। गवर्नमेंट यूजेज स्ट्रेटजी लाइक फोर्स डिप्लॉयमेंट अमॉन्ग कोर्स जो बॉर्डर है, क्योंकि अगर बॉर्डर के बीच में या फिर बॉर्डर में अगर फोर्स डिप्लॉयमेंट करोगे तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा या फिर ज़्यादा टफ हो जाएगा। किसके लिए, इन्फ्लेटेट करना, है ना, इलीगल इमिग्रेशन करना क्या है, थोड़ा टफ हो जाएगा। सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी जैसे कि कैमरा हो गया, सेंसर यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे, बॉर्डर एरिया में, जिससे अगर कोई भी चीज़ अगर इलीगल इमिग्रेशन कर रहे हैं, इलीगल माइग्रेट हो रहे हैं, तो ये क्या है, सेंसर के ज़रिए से, कैमरा के ज़रिए से हमें उसको पता लगा सकते हैं। फिर मल्टीपायर सिक्योरिटी चला रहे हैं, बॉर्डर फेंसिंग है, इंटेलिजेंस गैदरिंग, है ना, जितना भी डाटा है इन्फॉर्मेशन है बॉर्डर से रिलेटेड पूरा गैदर कर रहे हैं। एम्ब्यूसेस हो गया, सेटिंग अप बॉर्डर पोस्ट फॉर लोकल इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से बॉर्डर मैनेजमेंट
है ना, बॉर्डर को मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने मल्टीपल यहाँ पे क्या है इक्विपमेंट यूज़ किए हैं, चाहे डिप्लॉयमेंट हो सिक्योरिटी फोर्सेस का, चाहे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो, चाहे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो। समझ रहे हो क्या? ठीक है, अगला बढ़ें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जो कि गवर्नमेंट ने रन किया है, ट्रेन टू हैंडल टेररिस्ट अकरेंस, है ना। दिस स्पेशलाइज स्क्वाड आर अ पार्ट ऑफ द यूनिट प्रेजेंट इन सेवरल पुलिस, जो स्टेट पुलिस एजेंसी ऑफ इंडिया। एक चीज़ सोचो, अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और अगर स्पेशली अगर कोई डिपार्टमेंट बनाया जाए कि जो ये डिपार्टमेंट होगा केवल और केवल टेररिस्ट को काउंटर करेगा, तो क्या स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट बनेगा? जब ये स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट बनेगा तो काउंटर करने के लिए, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ईजी होगा कि नहीं होगा? क्लियरली यहाँ पे ईजी होगा। अगर कोई ए फोर्सेस हैं, ए डिपार्टमेंट है, इसको बना दिया गया है एकदम स्पेशलाइज्ड, कैसे इसको काउंटर करना है, इस ऐसा सिचुएशन आया तो कैसे हैंडल करना है, तो प्रॉपर स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना दिया जाए, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट बना दिया जाए, तो इसको करने के लिए, जो काउंटर करने के लिए टेररिज्म को, ये बहुत हद तक ईजी हो जाएगा। सेम यहाँ पे किए हैं एंटी टेररिज्म स्क्वाड को फॉर्म करके। फॉर इंस्टेंस द मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड वर्क ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ मुंबई अटैक, जो 26/11 है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है इसको स्ट्रेंथन करते हुए आगे बढ़ाना है ना। तो ये भी एक काउंटर टेररिज्म के लिए स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है। समझ आ रहा है क्या? ठीक, अब देखो इतना तो हो गया कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं। अब अगला बढ़ते हैं, थोड़ा कंटेंट को और डाइवर्सिफाई करते हैं। अब समझते हैं कि टेररिज्म जो इंडिया में जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर, कि क्यों जो टेररिज्म इतना बढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है जिससे टेररिज्म बढ़ रहे हैं और इसका क्या चैलेंजेस हैं। तो टेररिज्म इन इंडिया पोसेस सीरियस चैलेंजेस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि कोई पर्सन जो है माइग्रेशन होगा तो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को ही यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जब सिक्योरिटी फोर्सेस का दिक्कत का सामना करेंगे तो यहाँ पे पार्लियामेंट उसके लिए नियम बनाएगा। नियम बनाने में जितना भी इकोनॉमिक लॉसेस हैं, सोशल लॉसेस हैं, ये भी उसको झेलना पड़ेगा। चाहे रेडिकलाइजेशन चैलेंजेस हो, लेक ऑफ कोऑर्डिनेट इंटेलिजेंस हो, है ना, पोरस बॉर्डर का दिक्कत, फिर डिफ़िकल्टी बैलेंस सिक्योरिटी मेजर, ये सब क्या है कि पूरा जो है एक चैलेंजेस थ्रेट यहाँ पे पैदा करते हैं इंडिया के लिए। और ये टेररिज्म के लिए क्या है, ईजी हो जाता है। अगर पोरस बॉर्डर होगा तो टेररिस्ट क्या है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री इजीली जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे। तो यही एक चैलेंजेस हो जाएगा। समझे? तो क्या क्या चैलेंजेस जो इंडिया फेस करता है वो समझते हैं। पहला जो चैलेंजेस है, लैक ऑफ यूनिवर्सल डेफिनेशन, क्योंकि अगर कोई चीज़ जैसे टेररिस्ट है ऐसे यूनिवर्सल डेफिनेशन देखने को नहीं मिलता। हर कंट्री में जाओ तो उसका डेफिनेशन अलग है ना। जैसे कि ए कंट्री है यहाँ पे और ये बी कंट्री है, दोनों कंट्री में टेररिज्म का डेफिनेशन अलग हो गया। जब कोई पीपल है, कोई बंदा है, मान लेते ये है, ये क्या है, इस टेररिस्ट यहाँ पे अटैक करके दूसरे बी कंट्री में चला गया। अब बी कंट्री जो है इसको क्या शरण में रख लिया। अब ए कंट्री बोलेगा कि ये टेररिस्ट है ना, इस जो नियम है इसमें टेररिस्ट हैं। तो बी कंट्री क्या बोलेगा कि ऐसा नियम तो हमारे डेफिनेशन में है नहीं, मतलब हम इसको रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये टेररिस्ट, हम नहीं मानते इसको। लेकिन ए तो टेररिस्ट मान रहे हैं अपने हिसाब से, ए जो है टेररिस्ट मार रहे हैं, लेकिन जो बी है, बी के डेफिनेशन में, जो टेररिस्ट के डेफिनेशन में है, इसमें ये क्रिमिनल नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, दिक्कत हो गया। समझ रहे हो? तो लैक ऑफ यूनिवर्सल डेफिनेशन यहाँ पे एक जो चैलेंजेस फेस करते हैं यहाँ पे। देयर इज़ अ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म मेकिंग इट चैलेंजेस टू क्लैरिफाई स्पेसिफिक एक्टिविटी टेररिस्ट एक्ट। दिस गिव टेररिस्ट एंड एडवांटेजेस। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको एडवांटेजेस मिला कि नहीं मिला? बी कंट्री में चला गया तो उसको एडवांटेजेस मिल गया कि ये क्या है, इसको हम लोग टेररिस्ट नहीं मान सकते क्योंकि बी के डेफिनेशन में जो ये क्राइम किया इसको टेररिस्ट कंसिडर नहीं करते, लेकिन ए के जो डेफिनेशन है इसको टेररिस्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो चैलेंजेस फेस हुआ यहाँ पे, लेकिन एडवांटेजेस मिल गया किसको, टेररिस्ट को। अलाउिंग सम कंट्री टू रिमेन साइलेंट और वेट एनी एक्शन एट ग्लोबल इंस्टीट्यूट। सेम जो यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ यही यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ रहे हो? तो ये है लैक ऑफ यूनिवर्सल डेफिनेशन एक। फिर अगला जो है ह्यूमन राइट का कंसर्न है। सिविल सोसाइटी ग्रुप एलिगेशन फॉर ह्यूमन राइट वायलेशन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस हैव ऑफ्टन प्रिवेंटेड देम फ्रॉम
taking direct action and limited the political establishment involved. Such laws such as special armed forces जो ASPA has been controversial. यहाँ पे दिक्कत क्या होते हैं कि जैसे कि कहीं पे वार हो गया तो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पूरा अधिकार आ जाता है वहाँ पे कि वो किसी को इनकाउंटर कर सकते हैं, फिर भी गवर्नमेंट का उसका जवाबदेही नहीं होगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जैसे ASPA एक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस एरिया का पूरा कंट्रोल किसके पास आता है, गवर्नमेंट के पास ना आके मिलिट्री के पास आ जाते हैं। अब मिलिट्री के ऊपर ये आरोप ये लगता है कि यहाँ पे ये जो मिलिट्री वाले हैं ये ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसी को भी पकड़ के मार दे रहे हैं, है ना, किसी को भी वायलेट कर रहे हैं, तो ये कंसर्न जो होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जो कंट्रोवर्शियल है, जितना भी वहाँ पे इशू है उसको ठीक कर सके, शांत कर सके, तो यहाँ पे एक ह्यूमन राइट का कंसर्न देखने को मिलता है। फिर दूसरा है कि बजट कंस्ट्रेंट का, ये चैलेंजेस जो फेस करते हैं। टेररिज्म के पास अगर $5 है, एग्जांपल जस्ट, इतना कम तो नहीं होगा, इतना ज़्यादा ही होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मान लो टेररिस्ट के ऑर्गेनाइजेशंस के पास $5 हैं, जिससे ये $5 को क्या करे, पूरे अपने इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपना जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बेस्ट टू बेस्ट इक्विपमेंट दे रहे हैं। लेकिन वही तरफ जो दूसरा कंट्री है जिसमें टेररिस्ट ग्रुप जाके अटैक करने वाले हैं, ये अपने बजट का जस्ट $3 खर्च कर रहे हैं। अब $3 जो खर्च करेगा तो उसमें क्या इसके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उससे मुकाबला कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अपने बजट का $5 खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेट हैं ये अपने बजट का $3 ही इक्विपमेंट में खर्च कर रहे हैं। तो इसका जो इक्विपमेंट है ए का, ये पूरा क्या होने वाला है, कमज़ोर पड़ जाएगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो जितना ज़्यादा बजट होगा टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए, है ना, जितना ज़्यादा बजट रखोगे तो उतना ही ज़्यादा ट्रेनिंग दे पाओगे, उतना ही ज़्यादा मॉडर्न क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा मॉडर्न क्या कर पाओगे, जितना भी टेक्नोलॉजी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसका यूज़ करके टेररिज्म को काउंटर कर सकते हो। तो ये एक चीज़ यहाँ पे बजट कॉन्स्टेंट का सामना करना पड़ता है। अगर बजट ही नहीं है तो इतना ज़्यादा इक्विपमेंट कहाँ से ला पाओगे। डिस्पाइट सिग्निफिकेंट एफर्ट टू इम्प्रूव काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटी, बजटरी कंस्ट्रेंट फ्रिक्वेंटली लिमिट देयर इफेक्टिवनेस। एग्जाम्पल देख लो, वाइल इंडिया डिफेंस बजट हैज़ इंक्रीज, देयर आर स्टिल चैलेंजेस इन अलॉकेटिंग सफिशिएंट रिसोर्सेज टू काउंटर टेररिज्म ऑपरेटिंग इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। समझ आया ये चीज़, क्योंकि अगर ये $5 खर्च कर रहे हैं तो अपना टेक्नोलॉजी को अपग्रेड क्या है ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू जो स्टेट ए जो कि जस्ट 3% ही अपने बजट का कवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से बजट का दिक्कत यहाँ पे सामना करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, इसको देखते हैं। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन को देखो, कोऑर्डिनेशन का दिक्कत यहाँ पे भी देखने को मिलता है। अगर कोई ऑपरेशन चला रहे हो, है ना, मान लो ये CAPF है, ये ऑपरेशन चला रहे हैं और इसको कोऑर्डिनेशन करना है स्टेट पुलिस के साथ। क्यों स्टेट पुलिस के साथ? क्योंकि जिस स्टेट में ये ऑपरेशन चलाने जा रहे हैं CAPF, उस स्टेट का पुलिस ज़्यादा बेहतर उस स्टेट के बारे में समझ पाता है, उस स्टेट के बारे में उसी स्टेट के पुलिस ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा, उस ऑपरेशन को भी अच्छे तरीके से अंजाम दे पाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो CAPF है और ये जो स्टेट पुलिस है, इसके बीच जो है कोऑर्डिनेशन का लेक बहुत कम होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन ठीक से हो नहीं पाता। इस तरीके से यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो फॉल्ट की तरफ चला जाता है, जो ऑपरेशन को अंजाम देना था वो ऑपरेशन को अंजाम दे नहीं पाते हैं। समझ रहे हो? तो देयर आर इश्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। एग्जाम्पल से अगर समझे, इन द नदर्न ईस्टर्न स्टेट देयर विल एग्जिस्ट अ लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू काउंटर टेररिज्म। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अलग ऑपरेशन चला रहे हैं सेम चीज़ के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग ऑपरेशन चला रहे हैं सेम चीज़ के लिए। अगर मिल के दोनों ऑपरेशन चलाएं और दोनों ऑपरेशन चला भी रहे हैं तो वहाँ पे उसका पॉइंट जो है वो पूरा क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। जब डिफरेंट हो गया, कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हुआ, तो वहाँ पे जो चैलेंजेस वहाँ पे फिर से फेस करना पड़ सकता है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से लेक ऑफ जो कोऑर्डिनेशन ये भी यहाँ पे दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। फिर अगला जो एक और डाइवर्सिफाई इसका देखते हैं वो है वेरियस इमर्जिंग फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, टेररिज्म। टेररिज्म का ऐसा क्या क्या है जो इमर्ज हो के आ रहे हैं। पहले जो भी प्रिमिटिव जो टेररिज्म है, जो टेररिज्म का क्या फॉर्म है,
वो इमर्ज हुआ था। लेकिन अभी क्या है, इतना आर्टिफिशियल का एज है, एडवांस टेक्नोलॉजी का एज है, तो ऐसे क्या क्या इमर्ज हो के आ रहा है जो टेररिज्म को एडवांसमेंट में लेके जा रहे हैं, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो पहला है अनमेन्ड एंड ड्रोन थ्रेट। क्योंकि ड्रोन थ्रेट क्या है कि एक कंट्री जो है ड्रोन उड़ा के दूसरे कंट्री में क्या है, ह्यूमन लाइफ को लॉस कर दे रहे हैं, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, पूरा ध्वस्त कर रहे हैं। तो द रैपिड प्रोलिफरेशन of advanced yet inexpensive commercial drone technologies for open a new threat vector that terrorists could exploit for purpose like intelligence gathering, target strike or delivery platform for explosive chemical disruption device, presenting a formidable new security challenges। अभी जैसे ही बताया, तो ये भी एक नया जो चैलेंजेस यहाँ पे पोस्ट करते हैं ड्रोन थ्रेट का। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो कि इंडिया विटनेस अ सिग्निफिकेंट ड्रोन अटैक एट द एयरफोर्स स्टेशन इन जम्मू पुणे 2021 में। क्यों? क्योंकि देखो ये इंडिया है, सपोज करो इंडिया का ना लेके, देखो ये बी स्टेट है, सपोज ये और ये ए स्टेट है, इनके बीच की दूरी मान लो 5 किलोमीटर है। तो क्या ये जो है अपने ड्रोन से यहाँ से कंट्रोल करके 5 किलोमीटर दूर जाके बी स्टेट को स्ट्राइक कर सकते हैं, बी स्टेट को क्या कर सकते हैं, विध्वंस कर देते हैं। ये ड्रोन थ्रेट है, इस तरीके से ड्रोन को ऑपरेट कर देते हैं, समझ रहे हो। फिर आता है टेररिस्ट सेफ हेवन। क्या है कि कुछ कंट्री ऐसे हैं कि टेररिस्ट को बढ़ावा दे देते हैं, है ना, जैसे कि ये बी स्टेट हो गया, ये ए स्टेट हो गया। ए स्टेट क्या है कि बी स्टेट में टेररिस्ट ने क्या किया है, हमला कर दिया, फिर वापस आके ए स्टेट में चला गया, अपने स्टेट में आ गया। अब ये अपने स्टेट में आके क्या है, दूसरे जो कंट्री है वहाँ पे भाग गए, वहाँ पे जाके रहने लगे। अब वहाँ पे जाके रहने तो लगे, लेकिन उस जो कंट्री है उसके डेफिनेशन में ये टेररिज्म नहीं कहलाएगा, उसका डेफिनेशन ही ऐसा है कि ये टेररिस्ट नहीं कहलाने वाले। तो इस तरीके से सेफ हेवन बन जाता है कुछ कंट्री। प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रेगाइल रीजन विथ लिमिटेड गवर्नेंस इन पार्ट ऑफ, चाहे अफ्रीका का कुछ पार्ट ले लो, मिडिल ईस्ट प्रोवाइड फर्टाइल टेररिस्ट फॉर टेररिस्ट ग्रुप टू इस्टाब्लिश सेफ हेवन, है ना, जहाँ पे उसको क्या क्या मिलता है, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फुट होल्ड टू एक्सपोर्ट वायलेंस अक्रॉस बॉर्डर, मेकिंग दिस अनस्टेबल जोन, है ना, इनेबल फॉर ट्रांसनेशनल टेरर। समझ आए ए और बी का एग्जांपल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, सेफ हेवन भी कुछ कंट्री बन जाते हैं। ठीक, फिर अगला जो है वो टेररिज्म ड्रिवन बाय इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। फिर अगला है टेररिज्म ड्रिवन बाय इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जैसे कि अभी क्या क्या इमर्जिंग हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू रेडिकलाइजेशन हो रहा है, रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है पहले के मुकाबले अभी ज़्यादा फास्ट हो रहा है। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जितना भी है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब चीज़ क्या है, योगदान देते हैं किसमें, टेररिज्म को बढ़ावा देने में। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि टेररिस्ट एंटिटी आर एक्टिवली सीकिंग अ एक्सप्लॉइट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, है ना, चाहे क्रिप्टेड कम्युनिकेशन में 1 पर्सन और 2nd पर्सन अगर बात कर रहे हैं तो उसके बीच में कोई पर्सन नहीं होगा, ना ही ये क्या बात कर उसको पता लगा सकते हैं। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस अगर पता भी लगाना चाहे तो उसको पता नहीं लगा सकते। तो क्या एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। डार्क वेब हो गया। तो इस तरीके से जितना भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इमर्ज होके आ रहे हैं, ये भी एक चैलेंजेस यहाँ पे पोस्ट करते हैं। क्लियर है, समझ आया। तो अब देख लेते हैं कि क्या ऐसा टेररिज्म से रिलेटेड इंडिया ने फ्रेमवर्क बना के रखे हैं जिससे अपने को यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, पहला अगर डोमेस्टिक की बात करोगे तो ये लॉ है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसको हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, है ना। सेम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 का है, ये क्या है अभी पढ़े हैं। तो इसको बार बार हम लोग क्या है वही चीज़ को बार बार नहीं कवर करेंगे, है ना, एक तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत होगा। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल फॉर सेक्रेटरिएट है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो पूरा लीड करते हैं काउंटर टेररिज्म को, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे एक्सटर्नल हो। तो ये क्या है, कुछ जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हैं जिसे क्या किए गए हैं, जो टेररिज्म जो इंडिया में फैल रहे हैं उसको रोकने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यहाँ पे रन कर रहे हैं। अब टेररिज्म का क्या करते हैं, थोड़ा वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि टेररिज्म को कैसे हम लोग कर्व कर सकते हैं। तो टेररिज्म वे फॉरवर्ड रिक्वायर स्ट्रेंथनिंग इंटेलिजेंस को, मॉडर्नाइजिंग सिक्योरिटी फोर्सेस, काउंटर रेडिकलाइजेशन, लीगल रिफॉर्म, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो इस तरीक़े से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेररिज्म को कर्व कर सकते हैं। अगर वही चीज़ बात करो, स्ट्रेंथ करोगे लीगल फ्रेमवर्क को, जैसे UAPA एक्ट है,
अगर उससे और से ज़्यादा अगर उसको स्ट्रेंथ करोगे, उसको स्ट्रिक्ट बनाओगे, तो कर्व करने में, टेररिज्म को कर्व करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगा। फिर इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन जो है, इसको अपने को क्या करना है, इन्हेंस करना है। अगर हर साइड से इंफॉर्मेशन मिल जाए, हर साइड से कोऑर्डिनेशन हो जाए, हर डिपार्टमेंट से डाटा मिल जाए, तो क्या कोई भी ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन को। इंटेलिजेंस जितना भी, चाहे CBI हो, CID हो, तो इस तरीके से जितना भी डिपार्टमेंट है, उससे अगर डाटा सब चीज़ सही से मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि टेररिस्ट को कर्व कर सकें। फिर इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर, जो भी कमांड करेगा वो क्विक होना चाहिए, जो भी एक्शन लेना हो क्विक एक्शन होना चाहिए, ना कि कोई जैसे कि मिलिट्री डिपार्टमेंट है तो उसको फायरिंग करना है तो पहले गवर्नमेंट से ऑर्डर आएगा तब वो जाके कहीं फायरिंग करेंगे। तो ये सिस्टम यहाँ पे नहीं, उसको क्विक जो है एक्शन लेना होगा। क्विक एक्शन लोगे, है ना, ये वे फॉरवर्ड में पढ़ रहे हैं तो क्विक एक्शन ले रहे हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर एडवांस सर्वेलेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी, जितना भी अभी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके हम लोग टेररिज्म को भी एक कर्व की तरफ ले जा सकते हैं। फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट, जितना भी लोकल पीपल हैं जो कि टेररिज्म में क्या है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वे चीज़ अगर ना करें, तो अगर कम्युनिटी इंगेज हो जाए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से उखाड़ फेंकना है, तो जो कम्युनिटी इंगेज होगा वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, जिससे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको हम लोग यहाँ पे भी कर्व कर सकते हैं। समझ रहे हो जो कम्युनिटी इंगेजमेंट का क्या रोल यहाँ पे प्ले होता है। फिर डिप्लोमेटिक टाई, कि एक दूसरे से, एक कंट्री दूसरे कंट्री से बात करके, जॉइंट ऑपरेशन से, है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग करके, डिप्लोमेट्रिक बातचीत करके ऐसे इसको सुलझा सकते हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो इस तरीक़ा से ये तो रहा पूरा मल्टी फेसेट डायमेंशन जिसे हम लोग कवर किए। अब इसका एग्जाम्पल बोलता हूँ, कॉन्क्लूज़न, कैसे कॉन्क्लूज़न लिख सकते हो। अब इतना कॉन्क्लूज़न को तो नहीं लिखोगे, इसमें अपने से निकाल लेना, कॉन्क्लूज़न लिख सकते हो। ये कॉन्क्लूज़न के फॉर्म में ही लिखे हैं इसको। तो देखो, इट इज़ अ मल्टी फेसेट ग्लोबल थ्रेटिंग रिक्वायरमेंट रिक्वायरिंग अ होलिस्टिक अप्रोच इनकम्पासिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, रोबस्ट नेशनल सिक्योरिटी मेजर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू एड्रेस रेडिकलाइजेशन रूट, strategic clarity in national policy like India strong stance on primitive action and vigilance against involving tactics, particularly those leveraging technology। तो इस तरीक़े से हम लोग क्या है, कंक्लूज़न को भी लिख सकते हैं। अब कंक्लूज़न कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे टॉपिक में कवर कर चुके हैं, तो इसको अब यहीं पे और डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से हमने टेररिज्म को पूरा हर एक डायमेंशन को कवर करते हुए चला है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।